नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम पूजा है। आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी को सुनाने वाली हूँ, इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड की वादियों से। 5 जून 2025 का लगभग शाम का वक्त हो रहा था। उत्तराखंड में पौड़ी गढ़वाल नाम का एक जगह पड़ता है। इस इलाके से बहुत तेज़ बदबू आसपास के रहने वाले लोगों तक पहुंच रही थी। बदबू जब धीरे धीरे तेज हो जाती है तब इनमें से एक समझदार व्यक्ति हाल फिलहाल की ही घटनाओं को सुनता हुआ समझ जाता है कि ये किसी जानवर के मरने की वजह से बदबू नहीं आ रही है। उसे कुछ शक होता है और इस आधार पे वो नज़दीकी पुलिस थाने पे कॉल करता है और कॉल करके बताता है, जिस इलाके में रहता हूँ इस इलाके में बहुत तेज़ बदबू आ रही है। पौड़ी गढ़वाल का जो ये इलाका होता है वो कोदवार नाम का होता है। दुगड्डा चौकी इस जगह का नाम है और ये नेशनल हाईवे के पास में पड़ता है। अब यहाँ पे जब पुलिस की टीम आती है तब देखती है, थोड़ा छानबीन करती है तो वहाँ पे एक लाश मिलती है। लाश की हालत बहुत सड़ी गली सी थी, उसे पहचान पाना भी बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। लिहाजा इस लाश को पहले पुलिस अपने कब्जे में लेती है, नज़दीकी अस्पताल भेजा जाता है और उसका पोस्टमार्टम कराने की प्रक्रिया शुरू कराई जाती है। और इस वक्त जब पुलिस को ये लाश बरामद होता है उस वक्त पुलिस ने कुछ तस्वीरें ली थी इस लाश की और नज़दीकी पुलिस थाना पे भेज दिया था कि शायद कोई गुमशुदा हो इंसान या फिर किसी का कत्ल हुआ हो, कोई घर से गायब हो और कोई इसे पहचान ले। इसकी शिनाख्त के लिए ये मेन पर्पस था कि आसपास के सभी लोगों से भी पूछताछ किया गया और इसके फोटो को सर्कुलेट कर दिया गया सभी थानों पे, लेकिन फिर भी कुछ पता नहीं चलता है। 12 घंटे हो जाते हैं, 24 घंटे बीत जाते हैं और इससे भी जब ज़्यादा वक्त होने लगता है पुलिस के पास जब कोई भी शिनाख्त के लिए इस बॉडी का नहीं आता है तब पुलिस सोचती है कि इस शरीर का क्रियाक्रम कर देना चाहिए। ये जो भी इंसान है जिसकी मौत हुई है उसका शरीर थोड़ा सड़ रहा है, गल रहा है और इसे रखना बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन पुलिस ने तमाम जितनी भी जानकारियां थी वो जुटाने की कोशिश की थी, आसपास के लोगों से भी पूछने की कोशिश की थी, लेकिन पता बिल्कुल भी नहीं चल रहा था। लिहाजा पुलिस ने फ़ोटो ले लिया और इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अपने पास रखा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब पुलिस ने देखा तब एक चीज़ उसमें काफ़ी ज़्यादा अलग थी जो कि हैरान कर देने वाली थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में साफ इंडिकेट कर रहा था कि इस जो इंसान है उसे मारने से पहले बहुत तड़पाया गया और तड़पा करके उसको मौत के घाट उतारा गया है। यानी कि उसके शरीर पे कई जगह हड्डी के टूटने के निशान, गंभीर चोट के निशान और उसके सर पे भी गंभीर चोट के निशान थे। धार हथियार से उसे मारा गया था ऐसा प्रतीत हो रहा था। अब इस शक के आधार पे पुलिस को लगता है कि इस मौत के पीछे बहुत बड़ी किसी की साजिश है, लेकिन फिर भी पुलिस ने क्रियाक्रम बॉडी का पोस्टमार्टम के बाद करवा दिया। अब जब पुलिस के पास ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट एसपी साहब के पास और बड़े अधिकारियों के पास पहुंचती है कि इस तरह का कोई मर्डर हुआ है उनके इलाके में उत्तराखंड में, तो अब थोड़ा तफ्तीश तेज कर दिया जाता है और एक टीम गठित की जाती है कि इस मौत के पीछे की क्या राज है उसका पता लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इस वजह से इस लिहाज से उस इलाके के सीसीटीवी को खंगालने की कोशिश की जाती है जहां पे इस बॉडी की मौत के बाद की जो पुष्टि की गई थी कि इस इलाके से वो बरामद हुई है जिसे पौड़ी गढ़वाल नाम से जानते हैं। वहाँ के आसपास के, वहाँ के एरिए के, वहाँ का जो रास्ता था, वहाँ पे जितनी भी सीसीटीवी थी उन सभी को खंगालने की पुलिस कोशिश कर रही थी। कुछ दिन पहले के भी सीसीटीवी फुटेज निकाले गए थे, शायद कोई गाड़ी मिल जाए जो संदेहास्पद तरीके से इस बॉडी को लाया गया हो जिसमें रख करके। ऐसी ही कोशिश की वजह से बहुत तमाम हजारों सीसीटीवी फुटेज जब निकाले जाते हैं तब उसमें से एक शक जाता है एक गाड़ी के ऊपर, और ये जो गाड़ी थी ये एसयूवी 500 थी जो कि करीब शाम 6 बजे के आसपास 5 जून 2025 को इसी रूट पे पौड़ी गढ़वाल पे दिखाई दे रही थी। वो 2-3 बार क्रॉस करती है, सीसीटीवी में वो कैद हो जाती है और इसकी जो लास्ट डेस्टिनी थी वहाँ तक किसी की भी मिलने की, पहुँचने की कोई गुंजाइश नहीं थी, क्योंकि ये रास्ते पे ही घूमते फिरते फिर ये वापस निकल जाती है दिल्ली की तरफ।
अब यहाँ से पुलिस का शक गहराता है और उसके बाद पुलिस जो होती है इस जो कार का नंबर होता है इसे ट्रैक करवाती है, इसकी डिटेल्स निकलवाती है। जब डिटेल्स निकाली जाती है तब पता चलता है कि रविंद्र सिंह नाम के आदमी के नाम पे, नंबर पे, पता पे इस गाड़ी का रजिस्ट्रेशन किया गया है और जो कि राजोकरी इस तरह का कोई इलाका है, बसंत कुंज साउथ दिल्ली में राजोकरी, वहाँ का ये रविंद्र सिंह है। अब इसका जब एड्रेस पुलिस को मिलता है तब पुलिस अपनी टीम के साथ इस एड्रेस पे पहुंच जाती है। जैसे ही पुलिस को देवेंद्र सिंह का पता मालूम पड़ता है वो वैसे ही पुलिस की एक टीम तुरंत ही देहरादून से रवाना होती है दिल्ली की तरफ और इस पते पे जाकर के मिलने की कोशिश करती है, रविंद्र सिंह को ढूंढने की कोशिश करती है। तो वहाँ पे राजेंद्र सिंह नाम का एक व्यक्ति मिलता है और वो बताता है कि रविंद्र सिंह जो है वो उसका भाई है जिसकी उम्र लगभग 55 साल के आसपास है। अब यहीं से पुलिस को एक भनक मिलती है, एक क्लू मिलता है कि 55 साल के आसपास की ही वो डेड बॉडी थी जिसकी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट इस तरह की आई है। अब इसके बाद जो फोटो क्लिक किए गए थे पुलिस के द्वारा उस डेड बॉडी का वो दिखाया जाता है। अब यहाँ पे जब राजेंद्र को फोटो दिखाया जाता है तब वो कपड़ों की वजह से अपने भाई को पहचान लेता है और वो कहता है कि ये मेरा भाई ही है। लेकिन इसके साथ हुआ क्या है, अब जब पुलिस बताती है कि तुम्हारे भाई का मर्डर हुआ है और इस तरह से उसे काफ़ी दर्दनाक मौत दी गई है और मौत की वजह पता नहीं चल पा रही है, लेकिन जिस इलाके से तुम्हारे भाई की बॉडी बरामद की गई है वहाँ से एक संदेहास्पद गाड़ी का नंबर मिला है और उसकी वजह से तुम्हारा पता ट्रैक किया गया जिसकी वजह से हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। अब जब ये जो राजेंद्र होता है वो सीसीटीवी फुटेज देखना चाहता है कि वो गाड़ी जो थी उसके अंदर बैठा कौन था, उसका भाई था या फिर कोई और था। और पुलिस की टीम भी ये तमाम कोशिश कर ही रही थी कि ये जो रविंद्र है इसका मरने का और इसकी मौत के पीछे का कारण क्या है। तब सीसीटीवी फुटेज में इस कार के अंदर जब वो कार जा रही थी उसको थोड़ा एचडी करके, थोड़ा जूम करके देखा जाता है तो पता चलता है उसमें एक महिला बैठी हुई थी। जो महिला बैठी हुई थी जब इसके बारे में राजेंद्र को बताया जाता है तब उसके फोटो देखकर वो पहचान लेता है कि ये मेरे भाई की दूसरी बीवी है। तब जाकर के रविंद्र के बारे में जब थोड़ी सी हिस्ट्री निकाली जाती है तो पता चलता है साल 2007 में जो रविंद्र है वो अपनी पहली पत्नी के साथ रहा करता था और देहरादून के दोईवाला इलाके में ये रहता था। उसकी पत्नी जो है वो काफ़ी अच्छे स्वभाव की थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे शादी के साल दर साल गुजरते चले जाते हैं उनका एक बच्चा होता है और उसके बाद लड़ाई झगड़ा जो कॉमनली मियाँ बीबी के बीच में होता है वो होना शुरू हो जाता है। लेकिन इनके बीच में झगड़े कुछ ज़्यादा ही होते थे, इस वजह से 2007 में वो अपनी पत्नी से अलग हो जाता है और देहरादून में जाकर के अलग वो सेटल हो जाता है। जब उसकी लड़ाई उसकी पत्नी से हुआ करती थी तब वो दिल्ली में ही रहता था पहली पत्नी के साथ, लेकिन जब ये झगड़ा लड़ाई ज़्यादा बढ़ गया तो उसके बाद उसने देहरादून का रुख अपना लिया। अपनी पत्नी को जो भी पैसे थे उसके पास वो दे के, और एक तरह से वो छोड़ ही चुका था अपनी पहली पत्नी को, वो देहरादून जाता है, वहाँ पे कुछ बिजनेस करता है और जिसमें उसको प्रॉफिट भी होता है और वो अकेला रहना वहाँ पे शुरू कर देता है। अब जब ये जो महिला थी जो दूसरी शादी थी उस महिला की कुंडली थोड़ी खंगाली जाती है, देवेंद्र से पूछा जाता है कि अभी ये महिला कहाँ रहती है, तब उसने एड्रेस दिया और इस महिला का नाम होता है रीना सिंधु। रीना सिंधु C51 रामगंगा बिहार सिविल लाइन थाना मुरादाबाद की रहने वाली होती है। अब पुलिस की टीम सीधे रीना के पास जाती है और रीना अपने ही घर से बरामद यानी पाई भी जाती है। रीना से पूछताछ के लिए पुलिस उसे तुरंत गिरफ्तार करती है शक के आधार पे। जब उसे थाने लाया जाता है तब उसे पूछा जाता है कि उसका पति कहाँ है। वो पहले तो पुलिस वालों को बहुत घुमाती है फिराती है, ऐसे ऐसे बयान देती है, ऐसी ऐसी कहानियां बनाती है जो कि मनगढ़ंत थी और इस पे पुलिस बिलीव नहीं कर रही थी, क्योंकि ये कोई मोटिव नहीं था कि उसके पति का किसी ने मर्डर कर दिया है और वो इस तरह से गोलमोल बातें कर रही है। तब पुलिस शक के आधार पे अब पुलिसिया रवैया जब अपनाती है तो रीना कुछ ही देर में टूट जाती है। अब वो तोते की तरह बोलना शुरू करती है कि उसके
पति की उसने खुद हत्या कर दी है, और वो भी उसके बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर। रीना बताती है कि जब 2007 में जो ये देवेंद्र था वो देहरादून जब रहने आता है, तब वो बिजनेस पर्पस से इस महिला से मिलता है, और मिलने के बाद मिलना जुलना थोड़ा ज़्यादा होने लगता है, दोनों में दोस्ती होती है और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है। कुछ दिन ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में भी रहते हैं। रीना बहुत ज़्यादा रविंद्र को पसंद आने लगती है। इसके बाद ये दोनों लिव इन रिलेशनशिप में रहने के बाद साल 2011 में शादी कर लेते हैं, और शादी के बाद इनकी एक लड़की भी पैदा होती है। लेकिन इन दोनों के शादियों के करने से किसी को कोई ऐतराज़ नहीं था, लेकिन फ़र्क बस इतना था कि रीना सीधे अपने पति से आधी उम्र की थी। जब उसने अपने पति से शादी किया था तब वो उससे 20 साल बड़ा था, और इस वक्त 2025 में जब रीना की गिरफ्तारी की गई वो 34 साल की थी और उसका पति 55 साल का था। तो अब लिहाजा रीना अपने पति के साथ रह तो रही थी, लेकिन उसका जो पति था वो बिजनेसमैन होने की वजह से रीना का जो रुझान था वो उसके पैसे की भी तरफ था। इसकी वजह से भी उसने शादी करी थी, और देवेंद्र रीना को इतना मानता था कि शादी के बाद उसने एक बंगला खरीदा रीना के लिए, जो कि 3 से 4 करोड़ की वैल्यूएशन में अभी एट प्रेजेंट 2025 में बताया जा रहा है। रीना 3 से 4 करोड़ की मालकिन बन गई थी शादी करने के बाद से ही, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी ली गई थी ये दोनों के ही नाम से ली गई थी, पति पत्नी के। और ये सिविल लाइन की वही प्रॉपर्टी थी जहां से मुरादाबाद से अरेस्ट किया गया था रीना को। अब रीना से जब वजह पूछा जाता है कि तुमने अपने पति का मर्डर क्यों किया है, तब वो बताती है कि जो उसकी बिल्डिंग है, जो उसका घर है, जो गिफ्टेड है उसके पति के द्वारा, वो 3 मंजिला है, और इसके पहले मंजिल पे जब उसकी शादी हो गई थी वो घर पे फ्री बैठी रहती थी। उसके बाद उसने अपने पति को बोला, देवेंद्र को, कि वो फिजियोथेरेपी का कोर्स करना चाहती है, और पति देवेंद्र ने फिजियोथेरेपी का कोर्स उसको कराया, और उसके बाद फिजियोथेरेपी सेंटर जो है उसने अपने घर में ही फर्स्ट फ्लोर पे खोला। बाद में अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसने एक सैलून भी खोला, एक पार्लर खोला। यूनिसेक्स सैलून था, उसमें लड़की लड़के सभी प्रकार के लोग आते थे अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाने के लिए, और वो 3rd फ्लोर पे था। बीच के फ्लोर रीना अपने पति के साथ रहा करती थी। ये जीवन काफ़ी रीना का खुशहाल था। उसकी जो पुरानी ज़िंदगी थी उससे काफ़ी बेटर अब उसकी खुद की ज़िंदगी हो गई थी। लेकिन अचानक सुख दुख जीवन का जो एक पड़ाव होता है, उसी तरह से सुख का समय रीना का ख़त्म हो जाता है तब जब उसे मालूम पड़ता है कि उसके पति के बिजनेस में लगातार घाटा होना शुरू हो चुका है। और ये लगभग 6 महीने पुरानी बात है, 2024 के नवंबर दिसंबर के आसपास की घटना है। 18 लाख रुपए जो कर्ज होता है वो देवेंद्र के सर पे आ जाता है, और किसी से उसने ये पैसे उधार लिए थे, और उसे वापस करने के लिए उसने एक चेक बना करके दिया था उस आदमी को। जब वो तकादा करने लगता है और ये चेक बाउंस हो जाता है, और उसकी वजह से देवेंद्र पे एक FIR जो वो सामने वाला बंदा होता है जिसका पैसा उसने लिया था उसने दर्ज करा दिया, और इसके वजह से देवेंद्र भागा फिर रहा था। देवेंद्र जब इधर उधर भाग रहा था तब उसने अपनी दूसरी पत्नी को ऐसा बताया था कि किसी को उसका पता ना बताए, किसी को उसका मोबाइल नंबर ना दे। उसने मोबाइल नंबर चेंज कर लिया था, उसने अपना मोबाइल नंबर बंद कर लिया था। बस पत्नी को ही पता था कि उससे कांटेक्ट कैसे हो पाएगा। लिहाजा देवेंद्र जब यहाँ वहाँ धक्के खा रहा था, भागता फिर रहा था, उसके बाद उसने एक दिन अपनी पत्नी को कहा कि पैसे अब कहीं ना कहीं से तो लाने ही होंगे, और इस मुसीबत से निकलना होगा, इस कर्ज को उबारना होगा, किसी भी तरह से ख़त्म करना है। अब लिहाजा देवेंद्र ने बोला कि जो ये घर है जिसमें रीना रहती है, वो गिफ्टेड हाउस जो देवेंद्र ने ही किया था, उस घर को ही बेचना पड़ेगा, उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। और इसे बेचने के बाद जो पैसे 3-4 करोड़ आएंगे उससे पूरी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, सारे कर्ज उतर जाएंगे। लेकिन रीना को ये घर बेचना नहीं था, क्योंकि उसकी रोजी रोटी और उसकी कमाई इस घर से होती थी। और उससे भी बड़ी बात कि फिजियोथेरेपी सेंटर जो वो चला रही थी उसमें एक लड़का
परितोष नाम का आता था, और जिससे पहले तो वो ट्रीटमेंट के दौरान मिलती है, लेकिन धीरे धीरे मिलने के बाद उससे प्यार कर बैठती है। दोनों छुपते छुपाते, जब देवेंद्र घर पे नहीं होता था तब रीना अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती थी, मिलती थी, टाइम एक्सपेंड करती थी, और धीरे धीरे प्यार में इतनी ज़्यादा गहराई बढ़ती चली जाती है कि सारी सीमाएं ये दोनों लांघ देते हैं। ये दोनों बिल्कुल पति पत्नी के जैसे रहने पे आमादा हो जाते हैं। परितोष जो है सराय फुटेनी नगीना नाम का एक बिजनौर में यूपी उत्तर प्रदेश में एक जगह पड़ता है, वहीं का रहने वाला है, और ये रीना से काफ़ी ज़्यादा लगाव रखने लगता है। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पा रहे थे, लेकिन इधर रीना अपने पति को भी धोखा दे रही थी, उसे भी कुछ बता नहीं रही थी, उसे कुछ समझने नहीं दे रही थी, और उससे लिहाजा वो दूरी बनाए रखती थी। जब वो घर में नहीं होता था, इधर उधर छुप रहा था कर्ज की वजह से, तब रीना जो है अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहना उसी के घर में शुरू कर देती है। इधर देवेंद्र भी 6 महीने से फरारी काट रहा था, और एक दिन रीना को एक ख्याल आता है, क्यों ना देवेंद्र को रास्ते से हटा दिया जाए। अपने बॉयफ्रेंड को वो झांसा देती है, वो बताती है, समझाती है, विश्वास दिलाती है कि उसका जो पति है अगर उसको मार दिया जाए तो फिर उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, ये पूरी प्रॉपर्टी उसकी हो जाएगी, वो परितोष से शादी कर लेगी, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह से परितोष को वो अपने झांसे में लेती है, मनाती है, और इसके बाद परितोष लालच की वजह से मान जाता है। इसके बाद रीना देवेंद्र को फ़ोन करके कहती है कि तुम इधर उधर भाग रहे हो, इससे अच्छा है कि तुम मेरे ही एक क्लाइंट के घर पे रहो, वहाँ खाना पीना भी अच्छा मिलेगा, तुम्हें कोई पकड़ भी नहीं पाएगा। और इस वजह से रीना खुद कॉल करके अब जो परितोष का घर था नगीना में, बिजनौर में, वहाँ पे उसे बुलाती है, और ये लगभग 21 जून की बात है। 21 जून को वो उसे बुलाती है। ये दिन था 31 मई 2025 का, जब देवेंद्र जो है रीना के बताए हुए पते पे आता है और आने के बाद रहना शुरू कर देता है। 1 जून को माफ़ करिएगा, रीना खुद उस घर में पहुंचती है। पहुंचने के बाद जो परितोष था वो भी रीना के साथ ही रहता है। दोनों घर पे आते हैं, पहले मुलाकात करते हैं, उसके बाद रीना खूब शराब अपने पति को पिला देती है, जिससे कि वो बेसुध हो जाता है। उसके बाद रीना खुद उसके हाथ पांव पकड़ती है, बांधती है, और जो परितोष होता है वो किसी भी धारदार हथियार से जो है वो अपने साथ लाता है और लगातार वार करना शुरू करता है देवेंद्र पे, जब तक कि उसकी मौत ना हो जाए। जब मौत हो जाती है देवेंद्र की, दोनों को ये पूरा उसका नब्ज टटोलने पे, उसे देखने पे समझ आ जाता है। तब अब बॉडी को ठिकाने लगाना था। इसके लिए उन दोनों ने इस बॉडी को देवेंद्र की कार में रखा। वो कार भी खुद देवेंद्र की ही थी। उसकी पत्नी और उसका बॉयफ्रेंड परितोष मिलकर के उसके शरीर को कार में ठूंसते हैं। उसके बाद उसे 77 किलोमीटर दूर लेकर के जाते हैं, जहाँ पे रीना का घर था, वहाँ रुकते हैं। और वहाँ रुकने के बाद अब वो सोचते रहते हैं कि इस बॉडी का किया तो जाए तो किया क्या जाए। उसके बाद उन्हें कुछ सूझ नहीं पड़ता है, तो फिर से कार में देवेंद्र की बॉडी को रख कर 44 किलोमीटर दूर चले जाते हैं और पौड़ी गढ़वाल के इलाके में जाकर के इसको फेंक दिया जाता है। और जहाँ से ये जब लाश सड़ती है तब बदबू फैलती है और लोगों के द्वारा पुलिस को भी इस लाश के बारे में जानकारी मिलती है। लिहाजा अब परितोष और रीना को अरेस्ट कर लिया गया है पुलिस के द्वारा 21 जून 2025 को, और इन दोनों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लेकिन ये कुछ ऐसी घटना है हाल फिलहाल के दिनों में ही जो सुनाई दे रही है, वो सच में डराने वाली है, परेशान करने वाली है कि लोगों के लालच की कोई सीमा नहीं है। और इस सीमा को लांघते हुए लोग ये भी नहीं सोच पाते हैं कि इस ऐसी चीज़ों का, ऐसी घटनाओं का समाज पे क्या असर पड़ेगा। उनकी खुद की ज़िंदगी भी तबाह हो जाती है और वो किसी निर्दोष की जान भी इतने भयानक तरीके से ले लेते हैं। तो ये ऐसी कहानी अपने आप में ही काफ़ी अजीब कहानी है, काफ़ी दर्दनाक कहानी है। लेकिन इस कहानी का सुनाने का मेरा मकसद किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। आज की कहानी यहीं तक थी। अगर आप ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं, अपने को सुझाव देना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ अगली कहानी के साथ, तब तक आप सुरक्षित रहें और सचेत रहें। धन्यवाद।